और बुलेटिन की शुरुआत में रुक करते हैं बड़ी खबर से। उसकी बड़ी खबर यह है कि आज किसान और सरकार के बीच बैठक होने वाली। विज्ञान भवन में 2 बजे यह बैठक होगी और आज आंदोलन का 40वां दिन है। 2 मुद्दों पर सहमति बन चुकी है। बाकी के 2 मुद्दों पर आज किसान सरकार के साथ बातचीत करने वाले हैं। बिल्कुल 2 बजे आज बैठक होनी है और ये 8वें दौर की बातचीत होनी है किसान और सरकार के बीच में। हालांकि पहले ही 2 मांगों पर सहमति बन चुकी है किसानों और सरकार के बीच में, लेकिन अब बची हुई 2 मांगे, जिनमें से एक तीनों कृषि कानून रद्द किए जाए और एमएसपी की लिखित गारंटी हो, आश्वासन सरकार की तरफ से दिया जाए। अब इन 2 मांगों पर क्या कुछ रुख रहता है सरकार का, हर किसी की नजर इसी पर ही है और हम भी उम्मीद यही कर रहे हैं कि दरअसल अब जब 8वें दौर की ये बातचीत हो रही है किसानों के और सरकार के बीच में, तो अब सहमति बन जाए। लेकिन इधर अगर हम दूसरी तरफ देखें तो 40वां दिन है आज किसान आंदोलन का। रुक रुक कर बारिश हो रही है दिल्ली में, लेकिन उसके बावजूद भी किसान डगमगाए नहीं है। 2 मुद्दे, पराली और बिजली बिल के भुगतान पर सहमति बनी है। सरकार ने कहा कि पराली का मुद्दा इतना बड़ा था, बावजूद इसके हम सरकार के साथ सहमत हैं, किसानों के साथ सहमत हैं। इसके अलावा बिजली बिल भुगतान के मुद्दे को भी सरकार ने मान लिया। बाकी के 2 मुद्दे जो बचे हैं, लिखित में आश्वासन, जैसा कि आकांक्षा बता रही थी, इस पर बहुत बड़ी बहस होनी है और सारा मुद्दा इसी पर आकर रुका हुआ है। दिल्ली में 2 दिन से हो रही बारिश के बाद ठंड बढ़ गई है। सर्द हवाओं से लगता है कि जिंदगी जम जाएगी, लेकिन दिल्ली के बॉर्डर पर किसान आंदोलन का जो आलम है, वहां की तस्वीर देखें तो लगता नहीं भीषण ठंड किसानों के हौसले को तिनका भर भी डिगा पाई है। आंदोलन के 39 दिन बीत चुके हैं। किसानों ने हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस की 39वें दिन और सरकार को आज होने वाली 8वीं वार्ता से पहले साफ लहजे में बता दिया कि कानून वापसी से कम पर उन्हें कुछ गवारा नहीं है। एक तरफ किसान सरकार में है तो दूसरी तरफ सियासत भी तेज है। राहुल गांधी ने आज सरकार पर सबसे तीखा हमला किया और किसान आंदोलन की तुलना 1917 में हुए चंपारण आंदोलन से करते हुए मोदी सरकार की तुलना अंग्रेजों से कर दी। राहुल ने वार किया तो सरकार की ओर से भी तुरंत पलटवार हुआ। आज होने वाली 8वीं वार्ता क्या सफल होगी? क्या दिल्ली के बॉर्डर पर कल से शांति कायम होगी? बड़ा सवाल यही है। बिल्कुल कड़ाके की ठंड और बारिश हो रही है, लेकिन उसके बावजूद भी किसान डगमगाने को तैयार नहीं है। किसानों का जोश हाई है, जज्बा है। किसान प्रदर्शन को दिल्ली बॉर्डर्स पर करीब 40 दिन हो चुके हैं। किसान अपनी मांगों पर डटे हुए हैं और अब सबको उम्मीदें हैं कल यानी 4 तारीख की उस मीटिंग से, जिसमें किसान के संगठन और सरकार के बीच बैठक होनी है। किसानों ने यह साफ कर दिया है कि अगर उनकी मांगे, जो 2 मुख्य मांगे बची हुई हैं, अगर वो पूरी नहीं होती हैं सरकार की तरफ से, जिसमें एक मांग ये है कि एमएसपी को लीगलाइज किया जाए और दूसरी अहम मांग ये है कि 3 जो कानून सरकार ने बनाए हैं उसको सरकार खारिज करे। ऐसे में कल का दिन बहुत ज्यादा अहम होने वाला है। इन पिछले 38-40 दिनों में किसानों ने सबसे कम तापमान भी देखा, जिसने करीब 20 सालों के रिकॉर्ड तोड़ दिए। दिल्ली में इतना कम तापमान भी गया और बारिश भी हुई। उसके बावजूद भी किसान अपने मुद्दों पर, अपने संघर्ष पर जारी हैं। किसानों के नेताओं से हमने आज बात की, उनका ये साफ कहना है कि हमने अपनी स्ट्रेटजी और प्लानिंग तैयार कर ली है कि अगर कल बातचीत सरकार के साथ सक्सेसफुल नहीं रहती है तो किस तरह से उनको आगे देश भर में अपने इस प्रदर्शन को लेके जाना है। किसानों ने यह साफ कर दिया है कि ट्रैक्टर रैली भी 6 तारीख को होगी और साथ ही साथ उन्होंने देश भर के किसानों से यह आह्वान किया है कि 26 जनवरी को तमाम लोग दिल्ली पहुंचे, देश की राजधानी दिल्ली पहुंचे और ट्रैक्टर मार्च निकाले। और साथ ही साथ जो लोग अपने घर को छोड़कर दिल्ली नहीं आ सकते हैं, वो अपने घरों पर, अपने इलाकों में प्रदर्शन करके किसानों का साथ दें। ऐसे में अब देखना यह होगा कि आखिर कल सरकार के साथ इस बैठक में किस तरह के नतीजे निकलकर सामने आते हैं। एक तरफ जहां यह कहा जा रहा था सरकार की तरफ से कि 50% जो मांगे हैं वो मान ली गई हैं किसानों की, लेकिन किसानों ने इसे सिरे से खारिज कर दिया कि 2 जो मांगे सरकार ने अभी तक पूरी की है, जिसमें एक इलेक्ट्रिसिटी बिल को लेकर है, सब्सिडी को लेकर है और एक अन्य जो मांग है जो पोल्यूशन को लेकर, जो पीनल प्रोविजन था उसमें, उसको खत्म किया है, वो कुछ भी नहीं है। वो सिर्फ 5% किसानों के मुताबिक वो सिर्फ मांगे थी। बाकी 95% जो उनकी मांगे हैं वो अभी बरकरार है और सबसे अहम वो मांगे। अब देखना यह होगा कि आखिर कल किस तरह से सरकार किस रणनीति के साथ इस बैठक में किसानों के साथ बैठती है और किसानों का जो रुख पिछली मीटिंग में हमने पॉजिटिव देखा था, क्या वो उसी तरह का बना रहता है? क्या किसान अपनी मांगे मनवाने में कामयाब होते हैं या एक बार फिर सरकार की तरफ से कोई और तारीख दी जाती है? तमाम चीजें
कल धीरे धीरे करके अनफोल्ड होंगी। अब देखना यह होगा कि आखिर कल जब ये मीटिंग होती है, खत्म होती है, तो क्या नतीजा इस मीटिंग से निकलता है। कैमरामैन शुभशीष के साथ अरुण धांटा, इंडिया न्यूज। और अब बात कोरोना की कर लेते। कोरोना के खिलाफ जंग में देश को दोहरी खुशी मिली। डीसीजीआई यानी ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया ने सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन कोविशील्ड और भारत बायोटेक की वैक्सीन कोवैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है। अब ये वैक्सीन देश में आम लोगों के लिए जल्द ही उपलब्ध होगी। डीसीजीआई ने दावा किया कि दोनों ही वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है और इसका इस्तेमाल इमरजेंसी की स्थिति में किया जा सकेगा। वैक्सीन की 2-2 डोज इंजेक्शन के रूप में दी जाएगी और इन दोनों वैक्सीन को 2 से 8 डिग्री के तापमान में सुरक्षित रखा जा सकेगा। The subject expert committee of Central Drug Standard Control Organization met on 1st and 2nd January 2021 and made recommendations in respect of proposal for restricted emergency approval of COVID-19 virus vaccine of Serum Institute of India and Messrs. Bharat Biotech, as well as phase 3 clinical trial of Messrs. Cadila Healthcare Limited. Messrs. Serum Institute of India, Pune has presented a recombinant chimpanzee adenovirus vector, Covishield. The firm submitted safety, immunogenicity and efficacy data generated on 23,745 participants. Messrs. Bharat Biotech has developed a whole virion inactivated coronavirus vaccine named Covaxin, and the vaccine has been found to be safe as per the data available till date. Messrs. Serum and Messrs. Bharat Biotech vaccines have to be administered in 2 doses. All the 3 vaccines have to be stored at 2 to 8 degree centigrade. दोनों वैक्सीन को मंजूरी मिलने पर पीएम मोदी ने ट्वीट करके खुशी जाहिर की। पीएम मोदी ने लिखा, यह गर्व की बात है कि जिन 2 वैक्सीन की इमरजेंसी इस्तेमाल को मंजूरी दी गई है वो दोनों मेड इन इंडिया हैं। यह आत्मनिर्भर भारत के सपने को पूरा करने के लिए हमारे वैज्ञानिक समुदाय की इच्छा शक्ति को दर्शाता है। वो आत्मनिर्भर भारत जिसका आधार है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। वैश्विक महामारी के खिलाफ भारत की जंग में एक निर्णायक क्षण है। ये तमाम बातें पीएम ने ट्वीट कर कही। पूरा देश एक साथ कोरोना से लड़ा। पूरा देश अब एक साथ कोरोना पर विजय की अंतिम लड़ाई का साक्षी बन रहा है। भारत सरकार के साथ साथ अब देश ने कमर कस ली है। कोरोना को देश से बाहर करने की ठान ली है। कोरोना के खिलाफ जारी जंग को जीतने के लिए मंजूरी मिलने का इंतजार था और मंजूरी मिल चुकी है। Messrs. Serum and Messrs. Bharat Biotech vaccines have to be administered in 2 doses. All the 3 vaccines have to be stored at 2 to 8 degree centigrade. भारत को वैक्सीन मिलने का इंतजार था, वैक्सीन मिल चुकी है, जिसमें एक भारत की स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन है तो दूसरी ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका की साझेदारी में सीरम इंस्टीट्यूट में बन रही कोविशील्ड है। माना जा रहा है कि अगले हफ्ते की 6 तारीख को देश में वैक्सीन लगनी शुरू हो जाएगी। The subject expert committee of Central Drug Standard Control Organization met on 1st and 2nd January 2021 and made recommendations in respect of proposal for restricted emergency approval of COVID-19 virus vaccine of Serum Institute of India and Messrs. Bharat Biotech, as well as phase 3 clinical trial of Messrs. Cadila Healthcare Limited. भारत में कोवैक्सीन की मंजूरी आज मिली है, लेकिन वैक्सीन का उत्साह इतना बड़ा था कि टीकाकरण की तैयारी उससे पहले ही शुरू हो चुकी थी। पहले देश के 4 राज्यों में ड्राई रन करवाकर यह देखा गया कि ऑल इज वेल है या नहीं, और अब पूरा देश वैक्सीन के ड्राई रन के जरिए जन जागरण का हिस्सा है। का ड्राई रन बहुत अहम था क्योंकि जो गैप होता है प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन में, तो वो गैप को पता लगाने के लिए ये ड्राई रन किया जा रहा है। पूरे सही मायनों में अब हिंदुस्तान वैक्सीन की बुलंद कामयाबियों के ऊपर खड़े होकर दुनिया से कह सकता है, खत्म होगा फियर, वैक्सीन वाला हेल्दी न्यू ईयर।
कोरोना वैक्सीन को लेकर एक चिंता उसके साइड इफेक्ट को लेकर है। डीसीजीआई ने साफ किया कि आमतौर पर किसी भी वैक्सीन के मामूली साइड इफेक्ट होते हैं जो कोरोना वैक्सीन के साथ भी हो सकते हैं, लेकिन दावा किया कि कोरोना वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है। साइड इफेक्ट्स सिर्फ कोरोना वैक्सीन के ही नहीं बल्कि अब तक जितनी भी वैक्सीन बनी है सबके दिखे हैं, चाहे ट्रायल के दौरान हो या वैक्सीनेशन के बाद। लेकिन उनसे घबराने से ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। आखिर किस तरह के साइड इफेक्ट चिंता की बात है? तो पहला साइड इफेक्ट है माइल्ड साइड इफेक्ट। इसमें इंजेक्शन वाली जगह हल्की सूजन, लालपन और हल्का बुखार होता है। दूसरा साइड इफेक्ट है मॉडरेट साइड इफेक्ट। इसमें इंजेक्शन वाली जगह यानी ज्यादा सूजन, लालपन और तेज बुखार आता है। माइल्ड और मॉडरेट कैटेगरी में आने वाले साइड इफेक्ट्स थोड़े देर वक्त बाद से ही शुरू हो जाते हैं, लेकिन अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन साइड इफेक्ट की जो तीसरी कैटेगरी है उसके लक्षण दिखना चिंता की बात है। तीसरी कैटेगरी का साइड इफेक्ट है सीवियर साइड इफेक्ट। सीवियर साइड इफेक्ट में एन्फिलॉटिक शॉक के लक्षण नजर आते हैं, शरीर में दाने या चकत्ते आ जाते हैं, बेहोश होना, जान को भी खतरा हो सकता है। डॉक्टर्स का कहना है कि सीवियर साइड इफेक्ट बहुत कम होते हैं। अब भले ही ऐसे मामले कम सामने आते हों, लेकिन ऐसा होगा नहीं इसकी गारंटी नहीं ली जा सकती। इसलिए भारत में कोरोना वैक्सीन के साथ साथ उससे निपटने की भी तैयारी की जा रही है। आगे बढ़ते हैं। दो वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल और वैक्सीन देने की प्रक्रिया कैसे आगे बढ़ेगी, आई जानते हैं एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया से। जो है वो दवाइयों के लिए भी और वैक्सीन के लिए भी दिया जाता है, और ये भारत में ही नहीं ग्लोबल एक टर्म यूज की जाती है कि जब कोई पैंडेमिक हो या कोई ऐसी सिचुएशन हो जहां लोगों की जान बचाने के लिए या उस केसेस को कंट्रोल करने के लिए कोई नई दवाई या कोई नई वैक्सीन को इस्तेमाल करना हो। पूरा अभी इसमें जो हम कहते हैं कॉन्क्रीट डेटा ना हो, लेकिन उस डेटा को आने में कई महीने कई साल लग सकते हैं। इसलिए उसको देखते हुए ये ऑथराइजेशन दिया जाता है कि आप अपनी रिसर्च भी करते रहो, देखते भी रहो, लेकिन साथ साथ क्योंकि जान बचाना भी जरूरी है, इस पैंडेमिक से निकलना भी जरूरी है, दवाई देना या वैक्सीन देना भी साथ साथ परमिशन दी जाती है। रियल वैक्सीनेशन प्रोग्राम को अगर हम देखें तो सबसे पहले सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन जो है कोविशील्ड वही होगा, क्योंकि उनके पास डोजेस भी अवेलेबल हैं, उन्होंने सारे अप्रूवल्स भी लिए हैं और उनका जो रेगुलेटर से इमरजेंसी ऑथराइजेशन है वो उसके लिए क्लियर कट है। तो मेरा ये मानना है कि अगले 10 दिन या 2 हफ्ते तक हमारा रोल आउट प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। 50 मिलियन डोजेस ऑलरेडी उनके पास रेडी है और वो देने बिल्कुल एकदम दे सकते हैं। अब ड्राई रन की जरूरत नहीं है, अब तो रियल वैक्सीन लगने का समय आ गया है। और जो लोगों ने ड्राई रन से सीखा है, ड्राई रन में कुछ चीजें भी हैं जो कमियां भी थी, जो लोगों ने सीखा उनको करेक्ट करके अब जब रियल वैक्सीन रोल आउट होगा तो वो ज्यादा स्मूथ हो पाएगा, उसमें कोई परेशानी नहीं होगी, कोई डोजेस वेस्ट नहीं होंगे और कोल्ड चेन पूरा मेंटेन हो पाएगा। और अभी तक जो फेज 1 के में जो लोगों को मिलना है, स्पेशली जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं या फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, उनको तो वैक्सीन जो है वो गवर्नमेंट ही उसको सपोर्ट करेगी। ये जो वैक्सीन आ रही है, चाहे हम कोविशील्ड की बात करें, कोवैक्सीन की बात करें, ये वैक्सीन कॉस्ट इफेक्टिव हैं। अगर हम फाइजर की वैक्सीन की बात करें, ये वैक्सीन का डोज 200-300 रुपए का ही पड़ता है। जो फाइजर की वैक्सीन है उसका जो कॉस्ट है वो $20 से $30 का पड़ता है, और उसमें फिर कोल्ड चेन मेंटेन करने में भी ज्यादा खर्चा है। तो मेरा ये मानना है कि ये जो वैक्सीन है ये हमारे लिए कॉस्ट इफेक्टिव भी है, एफिकेशियस भी है। इंडियन पेशेंट्स में इसमें स्टडीज भी हुई है, तो हम ये जानते हैं कि हमारे जो पॉपुलेशन है, हमारी जो एथनिक पॉपुलेशन है, उसमें ये वैक्सीन जो है कामयाब भी है और सेफ भी है। तो कॉस्ट भी इसमें कम रहेगा जो गवर्नमेंट बेयर कर पाएगी, और बाद में भी जब ये मार्केट में आएगी तो ये लोगों के लिए भी कॉस्ट इफेक्टिव वैक्सीन हो। और देश भर में ड्राई रन करके इस बात की तैयारी की जा रही है कि वैक्सीन किस तरह से दी जाएगी। वैक्सीनेशन 4 चरणों में होगा। पहले चरण में थर्मल स्क्रीनिंग होगी और पहचान पत्र की जांच की जाएगी। दूसरे चरण में वैक्सीनेशन की पर्ची दी जाएगी। इसके बाद वैक्सीन रूम में वैक्सीनेशन होगा, इसमें 5 मिनट का वक्त लगेगा। इसके बाद आधे घंटे तक ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा ताकि साइड इफेक्ट को देखा और समझा जा सके, फिर प्रमाण पत्र दिया जाएगा। और अब 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, थर्मल स्क्रीनिंग की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, और साथ साथ देखिए जब वैक्सीनेशन होगा तो पूरी प्रक्रिया किस तरह से होगी, ये तमाम बातें देखी गई है ड्राई रन के जरिए, और दूसरे चरण भी हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह भी है कि कोरोना का टीका कोई
जादू की छड़ी नहीं है जो लगी और दुनिया से कोरोना खत्म हो। हर दावे के इसके भी साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, लेकिन अमेरिका और ब्रिटेन में फाइजर की वैक्सीन लगाए जाने के बाद एलर्जी की शिकायत मिली है, जिसके बाद सवाल हिंदुस्तान पर भी उठ रहे हैं। सरकार का दावा है कि अगले साल के पहले महीने यानी जनवरी में लगभग वैक्सीनेशन जनवरी एंड तक शुरू हो जाएगा, लेकिन उससे पहले ही लोगों के मन में आशंकाओं के बादल उमड़ने लगे हैं। क्या वैक्सीन सेफ रहेगी या नहीं, और इन सवालों के बीच फिक्र कम करने वाली खबरें भी आई हैं। ये रिपोर्ट देखिए। इस वक्त जंग लड़ रही है दुनिया के कई देशों में, जहां वैक्सीनेशन शुरू हो गया है, तो वहीं भारत सरकार ने अगले साल यानी 2021 के जनवरी महीने को टीकाकरण के लिए चुना है। यानी एक बात तो साफ है कि जनवरी के किसी भी हफ्ते या किसी भी दिन से देश में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। लेकिन इस वक्त जो सबसे बड़ा सवाल देश की जनता के दिमाग में उमड़ घुमड़ रहा है वो ये कि आखिर वो कौन सी वैक्सीन होगी जो भारत के लोगों को लगाई जाएगी। भारत में 3 दवा कंपनियां यानी कि फाइजर, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड को कोरोना वैक्सीन के इमरजेंसी अप्रूवल का इंतजार है। वैक्सीन के इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन के लिए भारतीय ड्रग रेगुलेटर डीसीजीआई के पास से अनुमति मांगी गई है, जिस पर अभी भी विचार चल रहा है। 3 वैक्सीन पाइपलाइन में है और उनके अप्रूवल मिलने का इंतजार है। तो जान लेते हैं कि आखिर अब इनका स्टोरेज कैसे होगा। फाइजर की वैक्सीन को -70 डिग्री तापमान में स्टोर करना सबसे बड़ी चुनौती है और देश में वैक्सीनेशन के लिहाज से हमारा देश इसके लिए तैयार नहीं है। कोविशील्ड और कोविवैक्सीन दोनों को 2 से 8 डिग्री तापमान में स्टोर किया जा सकता है और इसके लिए देश में इंफ्रास्ट्रक्चर भी मौजूद है। इस लिहाज से और सेफ्टी पर उठ रहे सवाल के लिहाज से फाइजर की वैक्सीन के चांस ना के बराबर है। कोविशील्ड और कोवैक्सीन ही रेस में बाकी बचते हैं। दोनों ही वैक्सीन को बनाने वाले वैज्ञानिकों की कंपनियों ने दावा किया है कि ट्रायल में कोई भी गंभीर साइड इफेक्ट नहीं मिला है। इधर पीएम मोदी समेत बीजेपी के दिग्गज नेताओं और विपक्ष के भी कई नेताओं ने वैक्सीन को मंजूरी मिलने पर खुशी जताई, लेकिन कांग्रेस के शशि थरूर ने सवाल खड़े कर दिए। शशि थरूर ने एक ट्वीट किया है। बिल्कुल, उन्होंने ट्वीट के जरिए कहा, भारत बायोटेक की कोवैक्सीन के तीसरे चरण का ट्रायल अभी तक पूरा नहीं हुआ है। ऐसे में कोवैक्सीन को समय से पहले मंजूरी देना खतरनाक हो सकता है। डॉक्टर हर्षवर्धन को इस पर अपना स्पष्टीकरण देना चाहिए। कोरोना वैक्सीन का ट्रायल पूरा होने तक इसके उपयोग से बचा जाना चाहिए। भारत को इस दौरान एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन का इस्तेमाल भी करना चाहिए। इसके बाद कांग्रेस नेता जयराम रमेश भी सामने आए, ट्वीट किया, लिखा, भारत बायोटेक पहले दर्जे की कंपनी है, लेकिन यह हैरान करने वाला है कि वैक्सीन के फेज 3 के ट्रायल से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृति प्रोटोकॉल को वैक्सीन के लिए संशोधित किए जा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को इस स्पष्टीकरण इसका देना चाहिए। ये तमाम बातें उनकी तरफ से कही गई। वैक्सीन पर सियासी वजहों से भी विवाद है। एक दिन पहले अखिलेश यादव ने बीजेपी की वैक्सीन लेने से इनकार कर दिया, तो आज कांग्रेस के राशिद अलवी ने शक जाहिर किया कि वैक्सीन का इस्तेमाल विपक्ष के खिलाफ हो सकता है। देखिए, मैं तो नहीं लगवाऊंगा अभी वैक्सीन, मैंने अपनी बात कह दी, और वो भी बीजेपी लगाएगी उसका भरोसा करूंगा मैं? अरे जाओ भाई, अरे अपनी सरकार आएगी, सबको फ्री वैक्सीन लगेगी। हम बीजेपी का वैक्सीन नहीं लगवा सकते। ये कहूंगा कि उसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इसका उपाय देखिए, वैक्सीनेशन और शंका। देखिए, जो आम आदमी है उनको किसी तरीके का खतरा नहीं है। ये मुमकिन नहीं है कि वैक्सीन गलत तरीके से उनको लगाई जाए, लेकिन जो देश के विपक्ष के नेता हैं उनको यकीनन खतरा हो ना हो, शक और शुबा तो जरूर होगा। उधर अखिलेश यादव के बाद उनके पार्टी के विधायक आशुतोष सिन्हा ने यहां तक कह दिया कि वैक्सीन जनसंख्या कम करने और नपुंसक बनाने के लिए हो सकती है। और हमें लगता है कि बाद में लोग कह दें कि नहीं, जनसंख्या कम करने के लिए, मारने के लिए लगा दी वैक्सीन, तो आप नपुंसक बना, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए अगर आदरणीय अखिलेश यादव जी ने इस बात को कहा है, तो हमें लगता है सिर्फ समाजवादी पार्टी नहीं, पूरे प्रदेश की किसी जनता को वैक्सीन नहीं लगवाना चाहिए। इधर सरकार की ओर से भी कांग्रेस के नेताओं और अखिलेश को तीखा जवाब मिला। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने ट्वीट किया है।
बिल्कुल, उन्होंने ट्वीट के जरिए कहा, हमारे मित्र इस बात से दुखी हैं कि डीसीजीआई से जिन 2 वैक्सीन को मंजूरी मिली है वो भारत में बनी है। ये सभी क्या चाहते हैं और क्या कहते हैं, इन्हें कुछ भी नहीं पता है। ये सब भारत में बनी वैक्सीन से निराश हो गए हैं। ये कभी हमारे सेना के शौर्य पर भी सवाल उठाते हैं तो कभी वैज्ञानिकों के काम पर। दरअसल ये सभी राजनीतिक हाशिए पर है और इसी वजह से ये सभी इसी तरह की बातें कर रहे हैं। तमाम बातें उनकी तरफ से कही गई। और दिल्ली एनसीआर में हुई झमाझम बारिश ने ठिठुरन और ज्यादा बढ़ा दी है। दिल्ली एनसीआर में रुक रुक कर हो रही बारिश ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। ऊपर से ठंड की दोहरी और मुसीबत बन गई है तो वहीं जम्मू कश्मीर में नए साल पर सैलानियों को बर्फबारी का तोहफा मिला, लेकिन इस सफेद चादर से स्थानीय लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। मौसम विभाग के मुताबिक 4 और 5 जनवरी को जम्मू और कश्मीर के कुछ हिस्से में भारी बारिश और बर्फबारी की चेतावनी है। पिछले दिन से मौसम में बदलाव आना शुरू हो जाएगा और कुछ हिस्सों में बारिश हो सकती है। बिल्कुल, ये कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मैदानी इलाकों की तस्वीर दिखा रहे हैं और उसके साथ साथ पहाड़ी इलाकों में किस तरह से बर्फबारी हो रही है, उसी का नतीजा है कि मैदानी इलाकों में ठंड बहुत ज्यादा बढ़ गई है। दिल्ली की कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और साथ साथ जम्मू कश्मीर की कुछ तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से बर्फबारी हो रही है। सैलानी लुत्फ उठाते हुए बर्फबारी का नजर आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो मैदानी इलाके हैं उनमें लोगों की मुसीबत ज्यादा बढ़ गई है। हालांकि अब मौसम विभाग ने कहा है कि देखिए 6 जनवरी तक अभी राहत की कोई उम्मीद नहीं है, रुक रुक कर बारिश हो सकती है, यानी कि आने वाले दिनों में और ज्यादा ठंड बढ़ सकती है। और अगली तस्वीर दिल्ली जनपथ बारापुरा रोड की है, चांदनी चौक की है, कनॉट प्लेस, आरकेपुरम, अक्षरधाम, ये तमाम वो इलाके हैं जहां पे कल पूरे दिन बारिश होती रही, ठंड बढ़ी और आज सुबह कोहरा बहुत ज्यादा कोहरा था, विजिबिलिटी करीब करीब 0 थी। पहाड़ी इलाकों में जो बर्फबारी हो रही है उसका सीधा असर मैदानी इलाकों पर देखने को मिला है। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी करते हुए कहा कि आने वाले 1 हफ्ते और मुश्किल भरे हो सकते हैं। दिल्ली में नए साल के बाद से तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है, अलग अलग जगह की जनपद की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। बारापुरा रोड की तस्वीर, चांदनी चौक की तस्वीर, अक्षरधाम की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, आरकेपुरम और साथ साथ कनॉट प्लेस की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर रुक रुक कर बारिश हुई जिसकी वजह से ठंड बढ़ गई। दिल्ली में ठंड और बारिश की डबल डोज पर हमारे संवाददाता सुमित दुबे की एक ग्राउंड रिपोर्ट देख लीजिए। शुरुआत में दिल्ली को जहां कड़ाके की ठंड का सामना तो करना ही पड़ रहा है, लेकिन अब उस पर बारिश का कहर भी जारी है। रविवार के दिन सुबह से ही दिल्ली में चारों तरफ लगातार बारिश होती रही और इस वक्त हम सेंट्रल दिल्ली में हैं। यहाँ के हालात हम दिखा रहे हैं किस तरीके से सड़कों पर पानी भी थोड़ा बहुत भरा हुआ है और लोग इस लगातार जो बारिश ठहर ठहर कर हो रही है, बीच बीच में थोड़ी सी रुक जाती है लेकिन हो रही है, उसको चलते लोगों को परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। हालांकि रविवार का दिन है इसलिए ज़्यादा लोग आज बाहर नहीं निकले हैं, लेकिन जो अपने ज़रूरी काम की वजह से बाहर निकले हैं उनको परेशानियों का सामना यहाँ करना पड़ रहा है। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में कई जगह ऐसी भी खबरें आई हैं कि जहाँ पानी भर भी गया है, जिससे परेशानी बढ़ी है लोगों की। ऐसे में ये बारिश जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते दिल्ली में ये जो अचानक बारिश हुई है, इससे लोगों की परेशानी के साथ साथ अब ठंड के भी और ज़्यादा बढ़ने की आशंका प्रबल हो गई है। मौसम विभाग ने जो अनुमान व्यक्त किया उसके मुताबिक आने वाले दिनों में भी दिल्ली में बारिश इसी तरह होती रहेगी, क्योंकि जो नॉर्थ ईस्ट राजस्थान और हरियाणा की तरफ से भी कुछ बादल दिल्ली की तरफ आ रहे हैं, जिसके चलते यहाँ बारिश और होगी और हो सकता है आने वाले 2 दिनों में ओले भी दिल्ली में पड़े। अगर ऐसा होता है तो दिल्ली के लोगों की परेशानी निश्चित रूप से काफ़ी बढ़ जाएगी, क्योंकि ठंड ऑलरेडी काफ़ी है और ऐसे में बारिश होने के बाद, जो इससे पहले जब ठंड पड़ती थी तो दिन में धूप निकलती थी जिसके चलते थोड़ी राहत मिल जाती थी, लेकिन कल हल्की सी बारिश हुई, थोड़ी बहुत धूप निकली, लेकिन रविवार के दिन सुबह से लगातार रुक रुक कर बारिश हो रही है और धूप के दर्शन नहीं हो रहे हैं। ऐसे में ठंड से जूझ रही दिल्ली के लिए इन हालात से निपटना और ज़्यादा मुश्किल हो गया है। कैमरामैन पंकज गुप्ता के साथ सुमित कुमार दुबे, इंडिया न्यूज, दिल्ली। और पहाड़ों में हो रही बर्फबारी के चलते मैदानों में बारिश भी जारी है। दिल्ली में झमाझम बारिश ने पूरी दिल्ली को तरबतर कर दिया। लेकिन मौसम विभाग ने माने तो आने वाले 3 से 4 दिनों में दिल्ली पर और भारी रहने वाली ठंड भी बढ़ेगी और बारिश भी हो सकती है। जाने वाली देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर के लोग जब आज तड़के गहरी नींद में थे, तभी झमाझम बारिश ने पूरे इलाके को तरपतर कर दिया। राजधानी के आसमान में छाए घने काले बादल जमकर न सिर्फ गरजे बल्कि बरसे भी, और इतने बरसे कि पूरी दिल्ली एनसीआर को भिगो दिया। दिल्ली के साथ साथ नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम के पूरे इलाके में मौसम की मार पड़ी और जमकर बारिश हुई। सुबह तड़के 4 से 5 बजे शुरू हुई बारिश दोपहर तक होती रही। सुबह ही थोड़ी देर में 25 मिलीलीटर कर बारिश हो गई।
दिल्ली की ये तस्वीरें बता रही हैं कि नए साल का सर्द आगाज सितम ढा रहा है। 2021 के शुरुआत के साथ ही दिल्ली एनसीआर पर मौसम की टेढ़ी नजर पड़ी। पारा कुछ बढ़ा तो आफत बढ़ने के लिए बारिश आ गई। सुबह से दिल्ली में आसमान से बारिश होती रही और अलसाई दिल्ली इस अनचाही आफत से बचने की कोशिश करती रही। राजपथ से लेकर अक्षरधाम तक, चांदनी चौक से लेकर बारापुला तक, आरके पुरम से लेकर कनॉट प्लेस तक पूरी दिल्ली सुबह सुबह ऐसे भीगी जैसे जनवरी में जुलाई वाला मॉनसून आ गया हो। मैं अभी सत्य निकेतन इलाके में खड़ा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रोड जो है, रोड पे पूरा पानी भर गया है और आगे की अगर तरफ हम देखें तो वहाँ पे इतना पानी भर गया है कि बसों में जो लो फ्लोर बसेस है उसके अंदर पानी घुस रहा है अब। और ये पूरा जो इलाका है यहाँ पे अब सेप्टिक टैंक से पानी को निकाला जा रहा है, यहाँ के ड्रेनेज सिस्टम को खाली किया जा रहा है। इतनी भीषण ठंड में जब दिल्ली के तापमान जो है करीबन 1 से 2 डिग्री सेल्सियस के आसपास चल रहा था, तो उस वक्त पर इतनी बारिश देखने को मिल रही है। और यही आप देख पाएंगे अपने आसपास दिल्ली वासी जितने भी हैं कि आसपास के इलाकों में काफी हद तक जो है कोहरा हट चुका है। पर कोहरा हटने की वजह से अब यही होगा कि जो तेज हवाएं वो जरूर चल रही है। और तापमान की अगर हम बात करें तो उम्मीद यही की जा रही है कि अगले 1-2 दिन तक बारिश चलती रहेगी। नोएडा के साथ साथ गाजियाबाद के तमाम इलाकों में बारिश ने लोगों को घरों में दुबकने के लिए मजबूर कर दिया और सड़क सूनी नजर आई। मैं दिल्ली एनसीआर गाजियाबाद में मौजूद हूं और आप देखिए अभी भी बारिश हो रही है। बारिश के साथ साथ एक अंधेरा सा छाया हुआ है जिसकी वजह से वाहन चालकों को अपनी हेडलाइट्स का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। कोरोना काल है और उसके बीच लगातार बढ़ती सर्दी और साथ ही साथ कोहरा जो बढ़ रहा है उसमें स्मोक भी मिला हुआ है। तो कुल मिलाकर इस सब से लोगों को काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच मौसम विभाग ने चेताया कि अगले 3-4 दिन तक दिल्ली में बारिश होती रहेगी और इसकी बानगी दिख भी गई। मौसम विभाग की नई चेतावनी आई है कि दिल्ली एनसीआर में ओले गिरेंगे। मौसम विभाग के मुताबिक सोमवार को पश्चिमी विक्षोभ अपने उच्च स्तर पर होगा और बिगड़े मौसम की मार अभी 6 जनवरी तक ऐसे ही जारी रहेगी। नए साल में दिल्ली के लिए मौसम विभाग ने ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी कर दिया है। सोमवार को ऑरेंज अलर्ट यानी खराब मौसम के लिए तैयार रहें, बाहर ना निकले। मंगलवार को येलो अलर्ट जारी किया गया है। उस दिन भी संभल कर रहना होगा। आने वाले 3 से 4 दिन में तेज हवाएं चलेंगी। शीतलहर का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। मौसम विभाग की तरफ से पहले ही अंदेशा जताया गया था कि इस साल की शुरुआत के तीसरे दिन से ही दिल्ली एनसीआर और उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड के साथ साथ बारिश हो सकती है, जिसका असर वाराणसी में भी दिखा है। पहाड़ी क्षेत्रों में हो रही बर्फबारी का साफ असर मैदानी क्षेत्रों में देखा जा सकता है। जी हाँ, मैदानी क्षेत्रों में ठंड काफी बढ़ गई है और लोग ठंड से दुबके हुए हैं। सड़कों पे जो ट्रैफिक है वो आम दिनों के अपेक्षा काफी कम है, गाड़ियां भी काफी कम चल रही हैं। और बात नगर निगम की जाए अलाव जलाने की जिससे ठंड से बचें लोग, वो नाकाफी साबित हो रहा है, क्योंकि बनारस के जो चुनिंदा जगहों को छोड़ के कहीं भी अलाव की व्यवस्था नहीं देखी जा रही है। हाँ, लोग अपने से जुगत कर रहे हैं ठंड से बचने के लिए और ठंड को भगाने के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं। लोग घर से कम निकल रहे हैं। बुजुर्ग बच्चे जो घर से काफी कम निकल रहे हैं, जो मॉर्निंग वॉक पे जो निकलते थे लोग, वो काफी कम देखे जा रहे हैं। साथ ही आने वाले दिनों में शीतलहर का प्रकोप फिर से दिल्ली एनसीआर को परेशान करेगा। साल के शुरुआत के पहले दिन ही घने कोहरे और तापमान में जिस तरह से गिरावट दर्ज की गई थी, उसने पिछले 14 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। और अब आपको दिल्ली कैंट से आदित्य नार की रिपोर्ट दिखा देते हैं। दिल्ली एनसीआर में आज सुबह से ही काफी तेज बारिश देखने को मिली है और मैं अभी सत्य निकेतन इलाके में खड़ा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रोड जो है, रोड पे पूरा पानी भर गया है और आगे की अगर तरफ हम देखें तो वहाँ पे इतना पानी भर गया है कि बसों में जो लो फ्लोर बसेस है उसके अंदर पानी घुस रहा है अब। और ये पूरा जो इलाका है यहाँ पे अब सेप्टिक टैंक से पानी को निकाला जा रहा है, यहाँ के ड्रेनेज सिस्टम को खाली किया जा रहा है। इतनी भीषण ठंड में जब दिल्ली के तापमान जो है करीबन 1 से 2 डिग्री सेल्सियस के आसपास चल रहा था, तो उस वक्त पर इतनी बारिश देखने को मिल रही है। और यही आप देख पाएंगे अपने आसपास दिल्ली वासी जितने भी हैं कि आसपास के इलाकों में काफी हद तक जो है कोहरा
हट चुका है, पर कोहरा हटने की वजह से अब यही होगा कि जो तेज हवाएं वो जरूर चल रही है। और तापमान की अगर हम बात करें तो उम्मीद यही की जा रही है कि अगले 1-2 दिन तक बारिश चलती रहेगी और तापमान जो है अगले 1-2 दिन तक और गिरता रहेगा। एक बार ये बारिश रुक जाए, जो कि उम्मीद कर रहे हैं कि IMD बता रहे हैं कि परसों तक रुक जाएगी, उसके बाद तापमान हो सकता है वापस 1 से 2 डिग्री सेल्सियस में पहुंचे। पर अभी के लिए तेज बारिश दिल्ली और NCR के आज और कल तक देखना ही पड़ेगा। कैमरा पर्सन पवन के साथ मैं आदित्य नायर, इंडिया न्यूज, दिल्ली। और पूरा उत्तर भारत सर्दी की चपेट में है। कहीं शीतलहर, कोहरा और बारिश से लोगों का बुरा हाल है, तो पहाड़ों पर जमकर बर्फबारी हो रही है। आपकी टीवी स्क्रीन पर 5 तस्वीरें हैं शिमला, मनाली, गुलमर्ग, श्रीनगर, जोजिला, जहां पर लगातार बर्फबारी हो रही है। पूरी पहाड़ियां बर्फ की चादर से ढक गई हैं और लगातार सैलानी इसका आनंद ले रहे हैं, लेकिन जो स्थानीय लोग हैं उनको दिक्कत पेश आ रही है। आवाजाही पे पाबंदी लग गई है, जो रसद है, जो जरूरी सामान है, उनकी सप्लाई नहीं हो पा रही है। ये आपकी टीवी स्क्रीन पर 5 तस्वीरें हैं। शिमला, गुलमर्ग, श्रीनगर, मनाली और जोजिला की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से इन पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो रही है। लेकिन ये खुशखबरी सैलानियों के लिए कि वो बर्फबारी का लुत्फ उठा पा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर बड़ी बात है कि जो स्थानीय निवासी है उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि आम जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है इन बर्फबारी की वजह से। एक बार फिर से बंद हो गया है। बीती रात से जारी बारिश और भारी बर्फबारी के बाद ये हाईवे बंद किया गया है। आप मेरे पीछे देखेंगे तो ये जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे का नगरोटा जो का इलाका है और यहाँ देखेंगे ट्रैफिक पुलिस कर्मी लगातार लोगों को रोक रहे हैं ताकि किसी भी तरीके से जो गाड़ियां कश्मीर जाने वाली हैं वो यहाँ से आगे ना जाने पाए। और हाईवे बंद होने की वजह से सैकड़ों की तादाद में गाड़ियां जो मालवाहक ट्रक हैं या पैसेंजर गाड़ियां हैं वो भी हाईवे पे फंस गई हैं। वजह बड़ी साफ है क्योंकि हाईवे पर इस वक्त फिसलन का होती है। ऐसे में अगर किसी भी गाड़ी को आगे छोड़ा जाता है तो उनके लिए रिस्की हो सकता है। इसी वजह से जो है प्रशासन की तरफ से हाईवे पर ट्रैफिक को बंद किया गया है। जबकि अगर बात की जाए बनिहाल टनल के इलाके की जहां पर ये बर्फबारी हुई है, ये बर्फबारी की बात की जाए तो लगभग 1 फीट के करीब जो बर्फ है इस वक्त हाईवे पर जो है आपको बता दूं कि जमा हो गई है बनिहाल टनल के आसपास के इलाके में। और वहां पर लगातार मशीन्स के जरिए जो है उस बर्फ को हटाने का काम चल रहा है, मगर जब तक ये बर्फ साफ नहीं हो जाती काफी परेशानियां हो सकती हैं। हालांकि बनिहाल इलाके की बात करें तो वहां अभी भी ताजा बर्फबारी हो रही है। मौसम विभाग ने पहले ही 3 दिनों तक बारिश और बर्फबारी का जो है वो उम्मीद जताई थी और उसी के बाद ये फैसला लिया गया था कि एडवांस में ट्रैफिक पुलिस ने यहाँ पर गाड़ियों को रोका था ताकि किसी भी तरह से जो लोग हाईवे पे जाते हैं वो वहाँ पे फंस ना जाएं। और लोगों को लगातार यहाँ पर रोक कर जो है एक ये अपील की जा रही है कि लोग हाईवे की ओर ना बढ़ें, क्योंकि अगर वो आगे जाते हैं और वो रास्ते में फंस जाते हैं तो उनके लिए काफ़ी दिक्कतें जो है वो हो सकती हैं। और इसीलिए लगातार जो है प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है कि लोग जो है इस हाईवे पर जो है वो थोड़ा संयम बरतें और एहतियातन गाड़ियों को लेकर अभी ना जाएं। अनुज कुमार के साथ अजीज इंडिया, इंडिया न्यूज, जम्मू। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला हमेशा बर्फबारी से घिरी रहने वाली शिमला का नजारा कुछ और ही है। बर्फबारी वाले इलाकों में सूर्य की रोशनी से जगमगा रही शिमला से हमारे संवाददाता की ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट आप देखिए। जो सैलानियों का आकर्षण का केंद्र बना रहता है, इस वक्त हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में धूप का मौसम है। आप देख सकते हैं कि बर्फबारी का मौसम है, लेकिन आसमान में धूप खिली हुई है। सैलानी पहाड़ों का रुख करते हैं बर्फबारी देखने के लिए। शिमला के मौसम ने सैलानियों को यकीनन डिसअपॉइंट किया होगा। आसमान में आप देख सकते हैं काले बादलों के बीच में सूर्य देव के दर्शन हो रहे हैं, जिसने शिमला का तापमान जो कड़कड़ाती सर्दी थी उसे गर्मी के मौसम में बदल दिया है। मैदानी इलाकों से बर्फबारी का आनंद लेने शिमला पहुंचे सैलानी कह रहे हैं कि इतने सारे कपड़े लेके आए थे, यहाँ तो गर्मी का मौसम है। आइए कुछ सैलानी से जानते हैं कि शिमला पहुंच करके उन्हें ये बर्फबारी देखने का जो उनका उम्मीद थी वो कितनी महसूस होती है। आप बताएं, क्या शिमला बर्फबारी के लिए आए थे लेकिन आसमान में सूर्यदेव के दर्शन? हम लोग स्पेशल मतलब अपने बैग पूरे पैक करके यहाँ पे शिमला में बर्फ स्नोफॉल के लिए आए थे, बट अभी जब यहाँ हम आए हैं तो मतलब बर्फ का कुछ हमारे को दिख ही नहीं था कि बर्फ स्नोफॉल होगी भी या नहीं होगी।
ठीक है, हम लोग आगे कुफरी भी गए, वहाँ पे भी इतने स्नोफॉल नहीं हुई, नारकंडा तक भी हो आए हैं। अब वापिस शिमला में आके हमने कहा माल रोड का एंजॉय करेंगे और हम लोग अब घर चले जाएंगे। बर्फबारी का आनंद लेने आए थे आप, देखिए जैकेट लेके आए, पूरी तैयारी के साथ आए हैं, लेकिन कितना निराशा हुई है बर्फ नहीं गिरी। सर बहुत ही निराशा हुई है। आप देख सकते हैं मेरे हाथ में जैकेट है, जैकेट पहनने की हमें जरूरत ही महसूस नहीं हो रही है यहाँ पे। जैसे हमारे रोहतक में मौसम था वैसे उससे भी ज्यादा गर्मी है यहाँ पे। यहाँ हरियाणा जैसी गर्मी है, रोहतक जैसी गर्मी है। हालांकि यहाँ कड़कड़ाती सर्दी कल तक थी, लेकिन अब मौसम ने सैलानी को निराश किया। आप बताएं, आप भी पूरा मफलर लेके आए, पूरे गर्म कपड़े लेके आए, लेकिन मौसम के मिजाज में कितना डिसअपॉइंट किया? मौसम देख के तो मतलब लग नहीं रहा कि यहाँ पे जो ये है जो मौसम चल रहा है जनवरी का है, इससे ज्यादा ठंड तो हमारे रोहतक में है, और यहाँ तो स्नोफॉल हो ही नहीं रहा बिल्कुल। इधर कश्मीर के गुलबर्ग में जमकर बर्फबारी हुई, जिसमें कहीं रास्ते जाम हो गए तो कहीं सैलानियों जमकर इसका मजा भी लिया। गुलबर्ग में भी स्नोफॉल के चलते पहाड़ों पर दिक्कतें हो रही। बिल्कुल, और सब जम गए हैं, पेट सफेद हो गए हैं, तो नदियों का पानी भी बर्फ बन गया है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी ज्यादा दिक्कतें यहाँ पर हो रही होंगी लोगों को। लेकिन जिस तरह से बर्फबारी हो रही है उसमें यहाँ पर विंटर गेम्स का आयोजन भी किया गया है। दरअसल बर्फ से जुड़े कई सारे खेलों का आयोजन यहाँ पर किया गया है, जिसे सैलानी यहाँ पर लुत्फ उठाते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार बर्फबारी हो रही है और उसी कड़ी में ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। विंटर गेम्स किस तरह से यहाँ आयोजित किए गए हैं, तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। सैलानियों के लिए तो अच्छा मौका है, लेकिन जो स्थानीय लोग उनको दिक्कत होती है, क्योंकि जब बर्फबारी पड़ती है पानी जम जाता है, रास्ते बंद हो जाते हैं, आवाजाही में दिक्कत होती है। सैलानी 2 दिन के लिए जाते हैं पहाड़ों पे तो उनको मजा आता है, लेकिन जो वहाँ के लोकल रहने वाले हैं, जो लोकल रेजिडेंट हैं, उनको बहुत मुश्किलें होती है, क्योंकि जो सप्लाई है खाने की वो रुक जाती है, आवाजाही बंद हो जाती है। और सैलानियों के लिए अच्छा, क्योंकि वो बर्फ की इंतजार में जाते हैं पहाड़ों पर कि बर्फ पड़ जाए, लेकिन बर्फ पड़ने के बाद जो लोकल लोग हैं उनको बहुत परेशानी होती है। तस्वीर में आप देख सकते हैं वहाँ का जो लोकल म्यूजिक है वो भी लोग प्ले कर रहे हैं, विंटर गेम्स हो रहे हैं और सैलानियों के लिए एक अच्छा माहौल है वहाँ पर।